ये बड़ा प्रेशर रहता था कि फ़र्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन लेनी है। वो मेरे सारे कोलीग्स यही हैरत करते हैं कि आप हम सबको जो है पॉलिटिक्स की तरफ गामजन करके और आप खुद जो है एक्टिंग की तरफ आ गई। हाँ, यू आर गिविंग मी दैट ज़ेलेंस्की वाली वाइब ना। दूसरी शहीरा है ये। आई डोंट थिंक कि अब मैं पॉलिटिक्स में उस तरह से जाऊँगी। एक्टिंग कर लूँ ना बहुत बड़ी बात है। कैरेक्टर यू आर प्लेइंग? मेरे किरदार का नाम है विजय लक्ष्मी नेहरू। Okay. तो मैं बेसिकली उस्मान पीरज़ादा साहब हु इज़ प्लेइंग माय फादर मोतीलाल नेहरू उनकी बेटी बनी हूँ। हाय, दिस इज़ कैक्शा बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज जो हमारी गेस्ट हैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, इसलिए कि उन्होंने स्क्रीन पर भी काम किया है, एक्टिविज़म भी किया है और अभी वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स में भी हमें नज़र आएंगी। और मेरा बड़ा दिल था कि इस कॉन्वर्सेशन को हम लाइटर के साथ साथ आज जो है बड़ा जिसे कह सकेंगे इंटेलेक्चुअल भी रखने की कोशिश करें। सो शहीरा जलील अल्बासित इज़ आवर गेस्ट टुडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। सो कराची की लाइफ वैसे ही मैंने देखा बड़ी हसल वसल होती है और फिर शूट्स आप लोग कर रहे होते हैं। डेफिनेटली अपने लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल हो जाता है इन तमाम चीज़ों में। वो क्या होता है? अपने लिए टाइम अब ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। वो एक बहुत नायाब चीज़ हो गई है, अपने लिए टाइम। वाकई आप सही कह रही है। शूट जब हमारी चल रही होती है ना ड्रामे की, तो स्केड्यूल हम लोगों का इस तरह से होता है और मैं बिल्कुल मुबालगा आराई नहीं कर रही हूँ। हमारा स्केड्यूल इस तरह से होता है कि हम सुबह 9 बजे जाते हैं, रात के 11, 12 बजे हम लोग घर आ रहे होते हैं। सिर्फ संडे का दिन वो होता है जब अगर हम लकी हैं तो हमें छुट्टी मिलती है। तो अपने लिए टाइम तो बस वो एक माजी की एक चीज़ रह गई है। ये इतनी गहरी बात है कि कभी कभार आप अपनी वर्क लाइफ देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि वो काम कितने टाइम से पेंडिंग में है और किया नहीं है और उसे करने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि शायद हमने दूसरी चीज़ों में ख़ुद को ज़्यादा बिजी कर लिया। आप समझती हैं ऐसा? देखिए, मैं समझती हूँ। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब कंप्लेन करने लग जाती हूँ ना कि यार मैं इतनी बिजी हूँ कि मुझे नींद भी पूरी करने का टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि रोज़ सुबह शूट पे जाना है, तो मुझे फिर मेरी मदर याद दिलाती हैं, मेरे दोस्त याद दिलाते हैं कि यार आपने यही लाइफ तो चुनी थी अपने लिए। दिस इज़ द लाइफ यू वांटेड फॉर योरसेल्फ। एंड फिर आपको लगता है कि हाँ, लेकिन फिर आप ना एक अजीब सा सवाल आपके जहन में आता है कि ये भी एक एक्सट्रीम है और ये भी एक एक्सट्रीम है। तो बैलेंस जब ज़िंदगी में होगा, वही मुझे लगता है एक प्रॉपर ज़िंदगी है जिसमें मयाना रबी होती है कि काम मसरूफियत भी हो, फरागत भी ना हो, लेकिन इतनी फरागत हो कि आप अपने आप को और अपनों को टाइम दे सकें, अपने आप से तो एटलीस्ट मिल सकें। ट्रू, बिल्कुल। यू हैव स्टडीड geophysics, right? And you did activism, and then you jumped into acting. ये सब कुछ कैसे कनेक्ट हुआ? Would really wanted to know this. ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने और ये सवाल मुझसे अक्सर किया जाता है। इनफैक्ट जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मतलब मैं कहूँगी वो लोग जो कोलीग्स मेरे जो मेरी पिछली ज़िंदगी से मुझे जानते हैं, जब मैं एक एक्टिविस्ट होती थी और जब मैं बहुत ही पढ़ाकू होती थी, तो वो लोग हैरत करते हैं आज भी कि इज़ दिस द सेम शहीरा, इज़ दिस द सेम पर्सन। अभी तक 2 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, 2 साल हो गए एक्टिंग करते हुए, लेकिन एक्चुअली उन्हें अभी भी यकीन नहीं आता है कि ये वही लड़की है जो कि लैपटॉप में और किताबों में घुसी रहती थी, जो कि सर उठा के ये नहीं देखती थी कि क्या हो रहा है उसके इर्द गिर्द, और जिसे शोर व गुल से बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, और जब उसके इर्द गिर्द के लोग ज़िंदगी इंजॉय कर रहे होते थे तो वो उन्हें ऐसे जजमेंटल नज़रों से देखती थी कि यार तो ये लोग क्या कर रहे हैं। फुल सर्कल आ गई है लाइफ एंड इट्स मैजिकल। मुझे कभी कभार खुद भी हैरत होती है कि एम आई द सेम पर्सन। लेकिन इस जर्नी को आप इंजॉय कर रही हैं अगर अपनी प्रीवियस लाइफ देखती हैं, और कोई ना कोई ऐसा फेज होता है जो आपके साथ हमेशा रह जाता है, याद भी आती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो डू यू मिस एनीथिंग? अच्छा, आई वुड से आई डोंट मिस दैट लाइफ। अच्छा, आई रियली डोंट मिस दैट लाइफ, क्योंकि पता है उस लाइफ में मुझे लगता था कि उस ज़िंदगी का 3/4 हिस्सा मैं लैपटॉप पे गुजार रही हूँ। ओके। मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि वक्त से पहले ज़िंदगी बहुत बोरिंग और मोनोटोनस हो गई है। क्योंकि आप देखिए मेरी जो लाइफ रही है ना शुरू से, वो बहुत ही एकेडमिक रही है। मैं वो बच्ची होती थी जो कि माशाल्लाह से एल्डेस्ट डॉटर है अपनी फैमिली की, तो एक तो आप बेटी हैं, फिर आप सबसे बड़ी बेटी हैं सारे सिबलिंग्स में, तो ये बड़ा प्रेशर रहता था कि फ़र्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन ही लेनी है एक्चुअली। यस, और परसेंटेज 97 आई है तो 98 क्यों नहीं आई है। अच्छा, ये वो प्रेशर्स होते थे। मुझे आज भी याद है जब मेरी सेकंड पोजीशन आ जाती थी
तो रिज़ल्ट लेने के बाद वाला जो सफ़र नहीं होता था घर में, मेरे पेरेंट्स अब्बा अम्मा बैठे होते थे, बाबा मम्मा पीछे मैं बैठी होती थी, और बस मैं बैठी होती थी, मुझे पता था ये जो लंबा रास्ता है ना अगले 40-50 मिनट का, इसमें बस मुझे लेक्चर्स मिलेंगे, लेक्चर्स, फर्स्ट क्यों नहीं आई। एंड आई एम सो सरप्राइज कि वही सेम पेरेंट्स अब इतने सपोर्टिव हैं मेरी एक्टिंग को लेके, मेरी इंडस्ट्री शिफ्ट को लेके, कि मुझसे ज़्यादा मेरे प्रोजेक्ट्स को वो दोनों ओन कर रहे होते हैं। तो वो जो ज़िंदगी थी ना कहकशां, वो बहुत ही एकेडमिक थी, वो बहुत ही नर्ड्स और पढ़ाकू टाइप की थी। ग्रेजुएशन की जियो फिज़िक्स में वो एक बड़ा हार्ड कोर सब्जेक्ट है जिसमें फ़िज़िक्स है, अर्थ साइंसेज है, और ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन है, जो कि और वो बड़ा यूनिक सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको आमतौर पे नहीं पढ़ते लोग। ऐसे ही है। मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि इट्स अ पैमाइश लाइक कि आप ज़मीन की गहराइयाँ और वसअतों को नाप रहे होते हैं। नॉर्मली लोगों को पता भी नहीं है कि जियो फिज़िक्स में होता क्या है, और फिर आप उन चीज़ों से निकल कर स्क्रिप्ट तक आ गई। पढ़ने का तो चलें शौक होता है, लेकिन स्क्रिप्टिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। आप उसमें खुद को उतार रहे होते हैं कैरेक्टर्स में। ये कितना मुश्किल लगा आपको ये कि अब टू अडैप्ट द कैरेक्टर्स? अच्छा, ये मुश्किल वो है जिसको मैं एंजॉय करती हूँ। सही। क्योंकि आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया अभी जियो फिज़िक्स में, आई स्टिल रिमेंबर अपनी क्लास में बैठी भी होती थी, और मुझे एग्जिस्टेंशियल डिलेमा हो रहा होता था कि मैं ये क्या पढ़ रही हूँ, मतलब इतनी हार्डकोर पढ़ाई मैं क्यों कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए बिकॉज आई एंजॉय फिजिक्स, आई एंजॉय मैथ्स। तो उस चक्कर में मैं इतना डिफिकल्ट मैंने अपना मेजर उठा लिया, और चूज ही इसलिए किया, मैंने इसीलिए किया कि ये यूनिक है और इसको कोई भी नहीं करता, तो ऑब्वियसली अलग करना है तो करना था। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आई यूज्ड टू बी दी ओनली फीमेल स्टूडेंट इन माई बैच। ओह माय गॉड। 4 साल के अरसे में मेरी डिग्री में ये हुआ कि लड़कियाँ आईं और चली गई, मतलब शादी हो गई या हाँ वो उन्होंने मेजर चेंज कर लिया, और मैं वो रही बच्ची बेचारी जो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 8 तक रही कंसिस्टेंटली। तो ये भी बड़ा अजीब सा एक एक्सपीरियंस था कि 4 साल तक आपकी कोई लड़की क्लास में आप अकेली हो। मतलब आपकी फिर फ्रेंड्स भी नहीं हुई होंगी उस तरह से जिस तरह दोस्तें होती हैं। लेकिन मेरा यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट का बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं अपनी डिबेटिंग सोसाइटी की इलेक्टेड प्रेजिडेंट रही। तो पूरी यूनिवर्सिटी में वोट्स डले, इलेक्शन हुआ, और फिर मैं प्रेसिडेंट बनी, और वो पूरा जो डिबेटिंग सोसाइटी को लेके चलने का कल्चर था ना, उसमें मेरी दोस्तियाँ बनी। और उसके बाद अपनी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के बाद आई गॉट द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, और उस पर फिर मैं यूएस में मास्टर्स करने गई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो भी बड़ा पढ़ाकू लोगों वाला सब्जेक्ट है, और फिर इवेंचुअली एक्टिंग में आ गई। मैं यही देख रही हूँ कि आपकी जो भी जर्नी है, मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखें उसमें भी काफ़ी शिफ्ट्स हैं, और फिर एक्टिंग इट्स अ टोटली डिफरेंट जॉनर टू अडैप्ट। सो आप बता रही थी फिर पब्लिक पॉलिसी में क्या हुआ? तो ये शिफ्ट जस्टिफाइड था मेरी नज़र में, क्योंकि आई रिमेंबर मैं बचपन में ना, आई थिंक मैं 13 साल की थी, और मेरे बाबा ने मुझसे पूछा था कि बेटा आपको क्या बनना है बड़े होके ना। अच्छा। और मैंने बेसाख्ता कहा था मुझे मिनिस्टर बनना है। So I wanted to get into politics, and I'm saying too much, but I wanted to become the Prime Minister of Pakistan. हाँ, पहले तो बचपन में तो एयरफोर्स में जाने का शौक था, और उसमें बहुत आगे तक आई अप्लाइड इनटू द एयरफोर्स, और फिर ISSB भी रेकमेंड हुआ, वो एक पूरी जर्नी थी। फिर दूसरा ख्वाब ये था ज़िंदगी का कि मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। सही, आई थिंक बहुत सारे लोगों का ख्वाब हाँ, क्योंकि वो दैट वाज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। यस। एंड आई इवेंचुअली गॉट एक्सेप्टेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। बस मैं जा इसलिए नहीं सकी क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऑलरेडी ऑन अ स्कॉलरशिप, तो आपको हम दूसरी स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ है। दूसरा ख्वाब वो था। तीसरा ख्वाब ये था कि प्राइम मिनिस्टर बनना है पाकिस्तान का। वो कब पूरा होगा? वो अब really want to know that. वो मेरे सारे कोलीग्स यही हैरत करते हैं कि आप हम सबको जो है पॉलिटिक्स की तरफ गामजन करके, और आप खुद जो है एक्टिंग की तरफ आ गई। हाँ, यू आर गिविंग मी दैट ज़ेलेंस्की वाली वाइब ना, कि सारा आर्ट का बैकग्राउंड एंड नाउ ही इज लाइक लीडिंग द स्टेट। सो चलें, आई होप कभी ऐसा भी हो, फिर इंटरव्यू करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। आप टाइम देंगे? अब मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ, दूसरी शहीरा है ये। आई डोंट थिंक कि अब मैं पॉलिटिक्स में उस तरह से जाऊँगी। एक्टिंग कर लूँ ना, बहुत बड़ी बात है। सो रज़िया से शुरुआत हुई, और रज़िया के बारे में काफ़ी अच्छा ही सुनने में आया जब वो ड्रामा आ रहा था, हर किसी ने बड़ा रिलेट किया उससे। सो एट दैट टाइम जब आपने वो स्क्रिप्ट पिक किया, किस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और आप सोच रही थी कि हाँ यही ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ में मुझे करनी चाहिए ऑन द स्क्रीन? बेसिकली मुझे लगता है रज़िया का जब भी जिक्र आता है, मुझे लगता है आई जस्ट गॉट लकी।
कि मोहसिन सर जो मेरे डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, मेरे जो 2 मोनोलॉग्स होते 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 कहीं से तवस्सुत बनता गया, किसी के पास गए, फिर वो होते होते इवेंचुअली उनके पास आए जी। और बकौल उनके कि उन्होंने 10 सेकंड में डिसाइड कर लिया था कि मेरी रज़िया है। तो वो बस ना समथिंग्स आर जस्ट मेंट टू बी। तो वो जब मुझे आई रिमेंबर जब मुझे नरेशन हो रही थी ना रज़िया की, तो गूज बम्स थे। मतलब एक तो पहली बात ये है कि ज़िंदगी की पहली नरेशन थी वो मेरी। सही। मतलब एक डायरेक्टर ही सिटिंग अक्रॉस मी एंड ही इज़ जस्ट नरेटिंग द होल स्टोरी। और मोहसिन सर ने चूंकि वो खुद लिखी हुई थी तो उनके जज्बात तो मतलब वो क्या स्ट्रॉन्ग नरेटर हैं। और मुझे याद है मैं एकदम गूज बम्स हो रहे थे और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और ओ माय गॉड क्या याद दिला दिया आपने। बट येस, तो वो बहुत ही एक इमोशनल नरेशन थी मेरे लिए। और इंटरेस्टिंगली जब नरेशन ख़त्म हुई और मैंने बड़ी जसारत करके पूछा, क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल नई थी इंडस्ट्री में, मुझे ये भी नहीं पता था व्हाट आर द राइट क्वेश्चंस टू आस्क, नरेशन होती क्या है और किस तरह से। तो मैंने पूछा कि और कौन कौन है कास्ट में, एंड द फर्स्ट नेम व्हिच दे गेव माहिरा खान। ओह गॉड, गूज बम्प हो गए होंगे। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उफ उफ उफ। आई स्टिल रिमेंबर मैं एक दरख्त के नीचे खड़ी हुई थी, मैंने अपनी मम्मा को फ़ोन किया और मम्मा उस वक्त इस्लामाबाद में होती थी, मैं कराची में आ गई थी। मैंने बोला मम्मा ये हुआ है, और उफ हम दोनों का बस एक मोमेंट था कि यार यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये हो रहा है। हाँ। तो और उसके बाद पता है रज़िया ना एक ऐसा प्रोसेस था मेरे लिए। 2 ड्रामे मेरे अब तक के करियर में मुझे लगता है इस तरह के रहे हैं, एक तो रज़िया और एक मंजली। ये 2 किरदार कहकशा ऐसे रहे हैं जिसमें एज एन एक्टर मुझे लगता है आई लॉस्ट माई सेल्फ, लाइक आई लॉस्ट माई सेल्फ इन दैट प्रोसेस। मतलब मेरी मम्मा अगर मुझे घर पे कह रही हैं कि बेटा आपको आइंदा इजाज़त नहीं होगी कोई नेगेटिव कैरेक्टर लेने की ओह गॉड। वो मंजली इतना तारी हो गया। हाँ। रज़िया मेरे ऊपर इतना तारी हो गया था कि मुझे आई रिमेंबर मैं उसकी 4th या 5th एपिसोड देख रही थी और टीवी पे देख रही हूँ मैं, और वो बेचारी नीचे उसको बिठाया हुआ है ना, डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाने दे रहे, उससे कह रहे हैं कि तुम नीचे बैठो, वो नीचे बैठ के खा रही है और मेरा दिल कह रहा है यार हु इज दिस गर्ल, क्या हो रहा है इसके साथ। मतलब आई you know what I mean, You were so like, connected. I was so into it Into कि it. यार wow, मतलब I was proud of myself for that performance and for Manjli. तो रज़िया and Manjli they both left very lasting impacts. फातिमा जिन्ना में भी आपका एक कैरेक्टर है, पहले तो ये बताएं वो कैरेक्टर क्या है और आपको क्या बायोग्राफीज करना पसंद भी है? अच्छा, फातिमा जिन्ना सबसे पहली बात तो ये कि इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, वो बहुत जल्द इंशाल्लाह आएगा इस वक्त पोस्ट प्रोडक्शन में, तो होपफुली वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर नेक्स्ट बहुत टाइम से हम इंतजार में हैं उसके। देखिए जब एक बहुत अच्छी चीज़ बनती है तो उसमें वक्त लगता है ये तो है। और जब एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनती है उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। मौला जट का टाइम याद आ गया ये। तो आई एम श्योर एंड आई होप कि जब वो आएगा तो आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे जितना उसमें वक्त लग रहा है। आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। सो व्हिच कैरेक्टर यू आर प्लेइंग? मेरे किरदार का नाम है विजय लक्ष्मी नेहरू। Okay. तो मैं बेसिकली उस्मान पीरज़ादा साहब हु इज़ प्लेइंग माय फादर, मोतीलाल नेहरू उनकी बेटी बनी हूँ, लेकिन बियॉन्ड अ डॉटर, बियॉन्ड द सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी की अपनी एक आइडेंटिटी है। वो एक स्टेट्स वूमन थी, एक पॉलिटिशियन थी, एक एम्बेसडर थी और एक प्रॉपर उनकी जो है पॉलिटिकल जर्नी रही है। तो अभी तो फातिमा जिन्ना के सीज़न 1 का वॉल्यूम 1 हमने बनाया है जिसकी शूट हमने अभी कंप्लीट की है। Okay. तो वॉल्यूम 1 में जो है ये रादर इंट्रोडक्टरी फेज़ है ऑफ द होल सीज़न, और अब जो है फिर ग्रेजुअली इसका बिल्डअप होगा आई एम श्योर इन द नेक्स्ट वॉल्यूम्स एंड इन द नेक्स्ट सीजन्स। ओके, Yeah. सो बायोग्राफीज करना पसंद है आपको वैसे? मुझे एक्चुअली लगता है कि फातिमा जिन्ना करने का जो एक्सपीरियंस है ना उसके बाद मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा ही प्रोसेस हो, एंड राइट नाउ आई डोंट वांट टू से टू मच अबाउट द प्रोसेस, लेकिन वो कुछ और ही प्रोसेस था। आई फेल इन लव विद द आर्ट ऑफ with the art of shooting, with the art of acting. फातिमा जिन्ना made me fall in love with the whole process. कि बायोग्राफीज बनाना, एक पीरियड ड्रामा बनाना है, बायोग्राफीज बनाना कितना मुश्किल और कितना इंट्रिकेट काम है, लोगों को रियलाइज नहीं होता। वो एक रेगुलर ड्रामा की तरह नहीं बनता ना, उसमें बहुत इंट्रिकेसीज बहुत बारीकियां भी तो होती हैं। अगर उस लेवल की कोई चीज़ बनेगी तो आई वुड लव टू डू बायोग्राफीज। किस पॉलिटिशियन को आप प्ले करना पसंद करेंगी? आई थिंक सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं, पाकिस्तान में तो भरमार है ऐसे लोगों की जो हमारी इंस्पिरेशन रहे हैं।
पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, पाकिस्तान में जो एम्बेसडर्स रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनल एक्टिविस्ट, आप मतलब ये तो वो मुल्क है ना जहाँ पे मतलब मैं तो ये कहूँगी कि हमारे पास मिसालें ही मिसालें। तो ये तो एक प्रिविलेज की बात होगी कि अगर मुझे मौका मिलता है किसी की भी बायोग्राफी में पार्ट लेने का। अच्छा, जो मंजली आपका इस वक्त ऑन एयर है, बस इसके बाद हम ये ड्रामा पार्ट वाइंड अप करेंगे। मंजली जो आपका इस वक्त ऑन एयर है, उसके बारे में कुछ बातें सोशल मीडिया पर भी आ रही हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि एक बड़ी ब्लर सी लाइन है एक साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब कैरेक्टर में और थोड़ी सी बदतमीज सी साउंड कर रही है लड़की, एज पर द ओपिनियन ऑफ द ऑडियंस। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या वाकई ऐसा है कि थोड़ा सा शार्प हो रही है वो? मेरे जहन में भी यही सवाल थे कि ये थ्रू एंड थ्रू नेगेटिव ना हो जाए। और ये तो वो कैरेक्टर है जो कि मतलब बॉर्डर लाइन उसकी हरकतें प्रॉब्लमेटिक है एक्चुअली। अच्छा, आपको भी लग रहा है? मुझे पढ़ के लग रहा था, मुझे डर लग रहा था इससे। मैंने बोला ये तो शी इज़ डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग राइट। इंटरेस्टिंगली कहकशान जब मैंने वो करना शुरू किया ना, जनवरी में माई शूट स्टार्ट हुई थी और उससे पहले भी 1 महीना आई सैट विद द कैरेक्टर। मैंने कैरेक्टर को इंटरनलाइज किया, मैंने बहुत सारी पिछले बेंचमार्क्स, ड्रामे ये सब देखे, उसको कहीं ना कहीं रेफरेंस ढूंढा। एक प्रोसेस होता है हर एक्टर का, तो वो मैंने उठाया। और जब मंजली को इंटरनलाइज कर लिया ना, तो जब मैं सेट पे गई और ग्रेजुअली जब हमने शूट की, तो शूट में बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो जाती हैं। शूट में आप चीज़ें करते हैं और फिर वो स्क्रीन पे किस तरह से ट्रांसलेट होता है। तो मुझे खुशी इस बात की है। मेरा पर्सनल मोटिव थोड़ा सा ये था और आई एम सो हैप्पी कि वो ट्रांसलेट हो गया लोगों तक। वो ये था कि ड्रामे का नाम है मंजली। मंजली का मतलब होता है मिडिल डॉटर, मिडिल चाइल्ड। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक मिडिल चाइल्ड को प्रॉब्लमेटिक दिखा रहे हैं लेकिन उसकी बैक स्टोरी में कोई ट्रॉमा ना हो। एंड आई एम सो ग्लैड कि मंजली हैज़ बीन एबल टू डू दैट। ये बहुत ज़रूरी है कि आप गलत को गलत ही दिखाएं स्क्रीन पे, आप नेगेटिव को ग्लोरीफाई ना करें, उसको रोमांटिसाइज ना करें। लीव द जजमेंट टू द ऑडियंस, बट ऑल्सो आप उसको पोर्ट्रे करें इस तरह से कि लोगों को ये फ़र्क समझ में आ जाए कि अगर कोई गलत कर रहा है तो नो मैटर कि उसकी बैक स्टोरी है, नो मैटर कि उसका ट्रॉमा है, अब एज एन एडल्ट वो खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने बिहेवियर की। तो या लवली टॉकिंग टू यू शहीरा। आई विश कि हम एक और सेटिंग करें। वैसे मैं नॉर्मली कहती हूँ आई विश हम इसको और कंटिन्यू कर सकते, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि हम दोबारा बैठें। और काफ़ी कुछ है पूछने के लिए, काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, लेकिन अभी हम नेक्स्ट सेटिंग में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।